आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। अति लघुत्तरीय जो है सो पीछे वाले वीडियो में दे चुके हैं, इस वीडियो में लघुत्तरीय देने वाले हैं। उससे पहले कुछ चैप्टर के मुख्य बातें बता देते हैं। जैसे लिखा है प्रकाश का परावर्तन, तो आप ये समझिए जो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो एक प्रयोग द्वारा आपको बताते हैं। देखिए ये क्या है, दर्पण। दर्पण है, ठीक है। और ये है टॉर्च। आप देखिए ये टॉर्च हम यहाँ पे मारते हैं दर्पण पर, और इसका फोकस यहाँ पे आ रहा है। देखिए देखिए फिर से देखिए, देख रहे हैं आप, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, देख रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा क्यों हुआ? इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश आया और दर्पण में टकरा कर लौट गया, यानी प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन 2 होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। ये चैप्टर की कुछ मुख्य बातें थे जो बता दिए, और मुख्य बातें जो होंगी वो चैप्टर में बताएंगे। चलिए लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? हम चैप्टर के आधार पर बता रहे हैं, बहुत छोटा कंसेप्ट से, ठीक है। पेज नंबर आप पहला में आइए, और यहाँ पे आप नीचे में देखिए ए नंबर लिया है अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो किस प्रकार है तो उसको हम आपको समझाते हैं। पहले कॉपी में लिख लेते हैं तो आप सबको दिक्कत नहीं होगा। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से चलकर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। जैसे आप देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक स्रोत है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश फैलता चला गया। टॉर्च देखिए ये एक स्रोत है कि नहीं। यहाँ से जब प्रकाश निकला तो ये फैलता चला गया, तो ये क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वह इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में, रुकिए 1 मिनट रुकिए, पेज नंबर आप सेकंड में आइए, तो यहाँ लिखा है समांतर किरण पुंज। इस किरण, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है।
जैसे ये प्रकाश है, ये समांतर हो गया, मतलब सब चारों देखो बराबर में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। अगला ले चलते हैं, अपसारी किरण पुंज हो गया, समांतर किरण पुंज हो गया, अब बचा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज लिखा है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें बिंदु पर आकर मिलती है। अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक इस प्रकार की प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से प्रकाश आया, और ये सब जाकर जो है एक किरण पुंज में मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से, वो तो आपको बताएं, जो सबका किरण पुंज जो है एक जगह पे आकर मिल जाता है। चित्र अनुसार आप देखिएगा, ये चित्र बना लीजिएगा। आपका अपसारी अभिसारी समांतर हो चुका है। आप अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर बताएं। शुरू करते हैं। देखिए, पारदर्शी सबसे पहले लिखते हैं, पारदर्शी। अब ये समझाते हैं पारदर्शी क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश बाहर निकल जाता हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए, जिसके हम उस पार से इस पार, जैसे जाल, जाल के इस पार से उस पार देख सकते हैं, नहीं कुछ ऐसे ही वस्तु को। और पारभासी क्या होता है, जिससे थोड़ा दिखे लेकिन धुंधला दिखे, जैसे घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी जो दिखबे नहीं करे, जैसे दीवार, इस पार उस पार नहीं दिखेगा। चलिए हम चैप्टर के अनुसार बताते हैं। चैप्टर नंबर, पेज नंबर आप 2 में आइए। देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए। पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। प्रकाश बाहर निकल जाने का मतलब ये समझिए आप, हल्के शब्दों में, मतलब जिससे उस पार से इस पार देख सके, जैसे कांच, पानी, जाल। आप पारभासी पर आते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर
देखिए पारदर्शी समझिए साफ साफ दिखाई दे उस पार से इस पार। पारभासी जो है उसमें दिखाई देगा, थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा धुंधला टाइप का दिखाएगा। और अपारदर्शी में साफ ही नहीं दिखाएगा। पारदर्शी में पूरा दिखाएगा, पारभासी में थोड़ा थोड़ा, अपारदर्शी में साफ ही नहीं दिखाएगा। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश बाहर निकल जाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आप पारभासी पदार्थ का देखिए वो किताब में भी लिखा है, जैसे घिसा हुआ कांच, उसमें देखिएगा तो थोड़ा धुंधला दिखेगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अगला देखिए क्या लिखा है, अपारदर्शी। अपारदर्शी में कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे दीवार। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बाहर, जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट के इस पार से इस पार नहीं दिखाई देगा। दूसरा लकड़ी, इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा। आप चलिए नोट कर लीजिए, किताब में भी है, पेज नंबर 2 ही में है, यहीं पर दिया है पारदर्शी अपारदर्शी सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। तो पेज नंबर आप निकाल लीजिए अपना 3, देख रहे हैं 3 पेज नंबर में आप यहाँ लिखा है, देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ये रेड पेन से फर्स्ट और सेकंड लिखा है, यही 2 इसके नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही समतल में हो। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कॉपी में लिख देते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक और आभास यानी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिएगा।
वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये वास्तविक कटान से बनता है। इस साइड ये काल्पनिक प्रतिबिंब है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब से बनता है। ये वास्तविक है तो रियल में रहता है तो ये पर्दे पे उतारा जा सकता है। ये काल्पनिक है, ये दिखता नहीं, ये पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। यह प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब ये हमेशा बड़ा ही होता है। यह प्रतिबिंब हमेशा बड़ा ही होता है। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये वास्तविक कटान से बनता है, ये काल्पनिक कटान से बनता है। ये पर्दे पे उतारा जा सकता है, ये पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। यह प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन यह प्रतिबिंब हमेशा बड़ा ही होगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका कौन कौन उसमें खासियत रहेगा, कौन कौन विशेषता रहेगा, तो ये हम चलिए बताते हैं। देखिए समतल दर्पण से जो बनाएगा तो सबसे पहले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। समतल दर्पण यानी समतल यानी समान, जितना वस्तु का साइज रहेगा उतना ही प्रतिबिंब का भी साइज होगा, इसलिए बोला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसकी यही 3 विशेषताएं हैं। चलिए तो अब हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। आपको इसका जो अंतर है, अब अगर पूरा हमारा अति लघुत्तरीय पढ़े होंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या थे कैसे। देखिए अवतल दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका बाहरी भाग राजित होता है, इसका भीतरी भाग। इसका उपयोग सोलर कुकर, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर। आपको हम दिखा देते हैं। देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी बाहरी भाग, तो इसकी बाहरी भाग राजतीत होती है। उत्तल दर्पण में उसका उल्टा, इसका भीतरी भाग राजतीत होता है, ठीक है। दूसरा अंतर देखिए, ये बहुत काम देगा। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होती है। क्या होगी? माइनस। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका विपरीत उल्टा उत्तल दर्पण में इसकी फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा अंतर देखिए, इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका विपरीत, इसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अति लघुत्तरीय में आपको बताए थे गाड़ी का, इसका जो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या हजामती दर्पण या दूरबीनों में किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी का आप देखेंगे दो साइड मिरर रहता है, उसमें इसका उपयोग होता है। एक बार और बता देते हैं, इसका बाहरी भाग राजनीत होता है, इसका भीतरी भाग राजनीत होता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, इसकी फोकस दूरी धनात्मक। इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक को सीधा पर। इसका उपयोग सोलर कुकर, दूरबीन, हजामती दर्पण अनेक उपयोग है। इसका उपयोग गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर यानी गाड़ी के साइड मिरर, दोनों साइड जो मिरर रहता है देखने के लिए पीछे, वो, ठीक है। तो आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां देखिए, गोलीय दर्पण की वर्ता त्रिज्या से आप कहते हैं। वर्ता त्रिज्या किसे कहते हैं? आप एक गोला लीजिए और उसमें एक त्रिज्या रहता है, मतलब ये जो आधार वाला लाइन है, इसी को त्रिज्या, वर्ता त्रिज्या ही कहते हैं।
जैसे लिख देते हैं आंसर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? आर के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अभी आपको हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, उसमें लिखा है जो उत्तल दर्पण में इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। किस में? उत्तल दर्पण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि देखिए आंसर पढ़िए, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इससे ऊपर भी बताया जो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण भीतर से उभरे होने के कारण, उत्तल दर्पण जो है तो इस प्रकार हुआ तो अवतल दर्पण है, लेकिन इस प्रकार हो गया तो उत्तल दर्पण, मतलब भीतर से उभरा रहता है। इस दर्पण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उभरा रहेगा तो क्या होगा? कोई प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। इस उत्तल दर्पण के भीतर से उभरे होने का इस दर्पण का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इससे पीछे से आने वाली चीज़ों को प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है। अगर कोई वस्तु छोटी है वो बड़ी दिख सकती है, आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्योंकि अब फिर से समझिए, उत्तल दर्पण सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, भीतर से उभरा रहता है, जिसके कारण पीछे से जो कोई वस्तु या कोई गाड़ी आएगी वो हमें बड़े प्रतिबिंब में आसानी से देखी जा सकती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब देख लीजिए, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R बटा 2। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए ले चलते हैं चैप्टर पर। पेज नंबर आप सब निकाल लीजिए 6, तो ध्यान से देखिए, तो आपको हम सब चीज़ समझा देते हैं। आप जो है सबसे पहले इस चित्र बनाकर यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, ए बी सी बराबर सी बी एफ, ए बी सी और सी बी एफ ये दोनों जो है बराबर है, यानी इसका 5 सेंटीमीटर और सी बी एफ का भी 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ गए? एकांतर कोण होने के कारण। क्यों एकांतर? मतलब इस साइड इसका इतना रहेगा तो इसका इस साइड इतना बराबर रहेगा। ये चीज़ आप समझ गए? बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप किसे कहते हैं वो बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं। अब देखिए ये है, ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए सी से लेके एफ तक देखिए और बी से लेके एफ तक देखिए, ये दोनों आपको बराबर लग रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर ना हो। आप देखिए बी एफ बराबर एफ सी, यहाँ पे भी लिखा है ये दोनों भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं, इसलिए लिखा बी एफ बराबर एफ सी समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। आप देखिए क्या बोल रहा है, बी पी के बहुत ही निकट हो, बी एफ बराबर पी एफ लगभग, बी एफ बराबर
पी एफ। हाँ, ये दोनों देखिए, ये भी दोनों और ये दोनों भी बराबर है। आप देखिए क्या लिखा है, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी। देखिए आप यहाँ आराम से समझिए, बहुत आसानी से। ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ अब बहुत आसानी समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, पी एफ बराबर एफ सी। पी एफ, देखिए ये दोनों भाग और ये दोनों भाग जोड़ के क्या मिल रहा है? पी सी। क्या बन गया? पी सी। देखिए ध्यान से, पी एफ, ये दोनों मान के चलिए दो है, ये दो है, दो दो चार, तो पी सी बराबर क्या हो गया? 4। तो ये दोनों क्या मिल के बन गया? पी सी बन गया। इसलिए लिखा है पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बट्टा 2। पी सी बट्टा 2 क्यों बोला? ये दोनों कितने भाग में बटा है? पी सी कितने भागों में बटा है? बीच में बिंदु है, 1 2 भाग में। पी सी जो है 2 भाग में बटा है, इसलिए पी सी बट्टा 2। पी एफ बराबर एफ सी बराबर 2F, मतलब ये दोनों मिलाकर क्या मिला है? पी सी। इसलिए लिखा है पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बट्टा 2। आप देखिए, अभी हम आपको क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा हो नीचे वाली से क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो पी सी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? त्रिज्या। तो त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर। इसलिए पी सी की जगह क्या दिया? आर। और ये दोनों क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फोकस दूरी। एक ही बार समझे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फोकस दूरी। तो पी एफ बराबर एफ सी, यानी ये हो गया एफ फोकस दूरी, और पी सी इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में आर बोलते हैं, आर बटा 2। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। हम कंसेप्ट समझा चुके हैं, जो किस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बटा 2, फिर पी सी आर में क्यों बदल गया? तो त्रिज्या है, ये सब कंसेप्ट समझा चुके हैं। पी सी आप समझिए, जो इसको त्रिज्या बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी बोलते हैं। चलिए, तो अब आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ समझते रहिए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 11, देखिए क्या लिखा है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो आप पेज नंबर आ जाइए, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। पेज नंबर देखिए 8 में, तो यहाँ पर चित्र 1.20 दिया है। आपको यही किरण आरेख जो है तो बना लेना है, इसका यही आंसर है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले चलते हैं आपको। 12 चित्र बनाने वाला है, बना लीजिएगा। 13 जो है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनना दिखाए। इस प्रकार अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताए। आपको हम समझा देते हैं। पेज नंबर आप आइएगा 7 पेज नंबर में, नीचे में देखिए, ये जो है अवतल दर्पण का एक चित्र है। तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहाँ आप देख इसका आंसर होगा अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस को इंग्लिश में एफ बोलते हैं, और ध्रुव को अंग्रेजी में पोल पी से निरूपित किया जाता है। बीच रखने पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें एक और था, इसका एक व्यवहारिक उपयोग बताया। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में भी किया जाता है, व्यवहारिक उपयोग में। तो अब आपको चित्र अनुसार समझाते हैं। देखिए एफ है ये और पी है ये, इस दोनों के बीच में जो रहेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, आप समझ गए। फोकस दूरी और ध्रुव के बीच वस्तु को रखने पर, फोकस दूरी और ध्रुव, फोकस दूरी एफ और ध्रुव पी, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखने पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग बहुत है, हजामती दर्पण जैसे कि। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा? परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे। आप जो है संकेत यहाँ पर दिया है, संकेत ही इसका आंसर है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव हम समझा दिए थे, पोल बोले थे, फोकस के बीच में हो तो वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बने। अभी हम आपको बोले जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तो वो आभासी प्रतिबिंब बने। अगला देखिए क्या लिखा है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले आप उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है उत्तल दर्पण, इसका आप जो है चित्र बनाइएगा। देख लीजिए पेज नंबर है 6। और इसमें एक लाइन और है, जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब जो है क्या होगा? सीधा होगा, काल्पनिक होगा और आभासी होगा। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में अपना आप किस प्रकार का प्रतिबिंब। सबसे पहले आप समझिए बेलनाकार दर्पण कैसा होता है। तो देखिए बेलनाकार दर्पण मिक्स है। कैसे है मिक्स? थोड़ा उभरा है, तो उभरा का हो गया तो वो एक तरह से उत्तल दर्पण हो गया। अरे समान ऊंचाई का है, देखिएगा आप समान ऊंचाई का, लेकिन उभरा तरह का रहेगा तो उत्तल हो गया और समतल भी है। तो बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। यह एक समतल दर्पण का क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की यही संकेत है, इसका यही आंसर होगा। समझा देते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति की लंबाई के बराबर तो होगी, क्योंकि समतल दर्पण में तो समतल दर्पण का एक परिभाषा बताए थे, वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब होगा, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई कम होगी। क्यों? क्योंकि वो उत्तल दर्पण है, उभरा रहेगा तो वस्तु थोड़ा छोटा दिखाई देगा, थोड़ा पतला दिखाई देगा, शरीर की चौड़ाई कम हो जाएगी। क्योंकि उभरा जब ही रहेगा, मान के चलिए ये इस प्रकार है, तो इस पर इसकी जो चौड़ाई है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार रहेगा तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? शरीर की चौड़ाई से कम होगी। ऐसे दर्पण व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको हम सब ले चलते हैं। आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिएगा, और जैसे अगला बार आपने हमारे वीडियो को बहुत अपना प्यार दिया, इस बार भी आप दीजिएगा। और आपको जो भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर उत्तर लिखिएगा। और आपको 9th 10th हर एक क्लास का टॉपिक देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अति लघुत्तरीय दे चुके हैं, इस वीडियो में लघुत्तरीय दे रहे हैं। और बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी आपको चाहिएगा तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। चलिए आपको अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम लिखिए। पहला है कार के हेडलाइट। तो सबसे पहले आप समझिए अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है,
हजामती दर्पण में होता है, कार के हेडलाइट में होता है। और डॉक्टर जो रोगियों की नाक मुंह कान की जो जांच करते हैं जिस लेंस से लेकर देखते होंगे आप, जिस दर्पण से, वो भी अवतल दर्पण। तो 4 प्रयोग याद रखिएगा, हजामती दर्पण, सोलर कुकर, और डॉक्टर के द्वारा मुंह नाक कान की जो जांच करते हैं जिस यंत्र से, वो यंत्र, और चौथा सोलर कुकर, कार के हेडलाइट। तो कार के हेडलाइट में कौन दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। अगर देखिए वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग अगर प्रश्न में आए जो कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, पीछे देखने के लिए। दोनों साइड जो गाड़ी में रहता है पीछे देखने के लिए आईना, उसी को साइड मिरर कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में। तो वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का उपयोग किस में? उत्तल दर्पण में। अगला है सौर भट्टी। अब बताइए सौर भट्टी का उपयोग, आप इसका आंसर दीजिए। तो सौर भट्टी का उपयोग किस दर्पण में होता है? चलिए जल्दी करिए, चलिए बता दें। अच्छा बात है, आप सबको याद हो रहा है, अच्छी बात है। सौर भट्टी का उपयोग होता है अवतल दर्पण में। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, और हमको अपना सेवा प्रदान करने का भी अवसर ऐसे प्रदान करते हैं। धन्यवाद। इस चैनल पे आपको हर एक प्रकार का, हर एक कंसेप्ट के साथ वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।